Hi, welcome to the fifth reading session. हम पढ़ रहे हैं Homo Deus by Professor Yuval Noah Harari. As the title of the book says, A Brief History of Tomorrow. So basically what the author is trying to do here is वो हमारी recent history को study करके अगले 10, 20, 30 सालों का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इज़ अ सीरीज़. अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करें, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. सो बेसिकली आई एम रीडिंग 2 बुक्स पैरेलली, सेपियंस एंड होमो डियस. बोथ आर बाय द सेम ऑथर, प्रोफेसर यूवल नोआ हरारी, एंड ही इज़ बेसिकली अ हिस्टोरियन एट यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम. तो इससे पहले जो वीडियोस थे इसी सीरीज़ के, होमो डियस सीरीज़ के, उसमें हमने ब्लैक डेथ एंड किस तरह से स्पेनिश जो इन्वेडर्स थे उनके थ्रू सेंट्रल अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैला, उसके बारे में हमने बात किया. दे डिड नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, कुछ इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस वक्त. सो जहाँ जहाँ यूरोपियन इन्वेडर्स जा रहे थे वहाँ वहाँ डिजीज़ अपने आप पहुँच जा रहा था. एंड बिकॉज द नेटिव पॉपुलेशन वॉज नॉट इम्यून टू दीज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, तो नेटिव पॉपुलेशन जो है बहुत रैपिडली वहाँ पे डेसिमेट हो जा रहा था. तो दैट वॉज वॉट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़. इस वीडियोस में भी हम डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स एक ग्लोबल स्केल में एक बहुत ही बड़े लेवल के डिसरप्शंस होते हैं. आपने देखा कोविड में, कोविड वाज अ पैंडेमिक. तो एपिडेमिक्स जो होते हैं ये बहुत बड़े लेवल पे डिसरप्ट कर देते हैं चीज़ों को, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर देते हैं. तो इनका काफ़ी कुछ इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट वगैरह वगैरह. तो इसलिए हम एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस वाले पार्ट को इतने डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं. एंड लेट्स सी प्रोफेसर यूवल ने क्या लिखा है एपिडेमिक्स के बारे में. इस वीडियो में हम एड्स एंड स्पेनिश फ्लू के बारे में बात करेंगे. देखते हैं. 2 centuries later, on 18 January 1778, तो वो जो स्पेनिश इन्वेडर्स, स्पेनिश सोल्जर्स एक छोटे से शिप में सेंट्रल अमेरिका में एक वॉयज किए, जिसमें कि एक स्लेव भी था, फ्रांसिस्को, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया. तो इस घटना के 200 साल बाद 1778, मतलब अराउंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से थोड़ा सा पहले, उस समय की बात है ये. तो द ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक, सुना तो होगा ही आपने. कैप्टन जेम्स कुक रीच्ड हवाई. The Hawaiian Islands were densely populated by 500,000 people who lived in complete isolation from both Europe and America, and consequently had never been exposed to European and American diseases. तो एक बार देख लेते हैं, हवाई का लोकेशन देख लेते हैं एंड देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हवाई का जो पॉपुलेशन था वो इतना ज़्यादा जोग्राफिकली आइसोलेटेड था. हवाई ऑन वर्ल्ड मैप. सो यहां पे आपको दिख रहा है इस इमेज में, राइट? दिख रहा है. तो दैट्स यूएसए, एंड यूएसए से काफी दूर देखिए, ऑलमोस्ट, आई वोंट से एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ पैसिफिक ओशन. It should be some what it's written 2400 miles. 1 mile is 1.6 kilometers. तो आप इसको अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो this should be somewhat around 3800 या 4000 kilometers from California. California is here.
मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। कैलिफोर्निया इज जो यूएसए का जो मेक्सिको के ऊपर जो एक टिप सा देख रहे हैं, वहां से अराउंड 4000 किलोमीटर्स नियरेस्ट लैंड से, कोलंबिया से, फिलीपींस से, चाइना से आपको दिख रहा है, करीब करीब पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है, बहुत दूर। तो इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर जेम्स कुक पहुंचे। कौन थे जेम्स कुक? दिस गाय। ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं। तो अब तक कोई यूरोपियन हवाई के आइलैंड्स तक नहीं पहुंचा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कोई यूरोपियन पहुंच रहा था हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। तो ऑब्वियसली यूरोपियंस के ऊपर पैथोजेंस तो थे, हम सब के ऊपर पैथोजेंस रहते हैं, ठीक है। बट यूरोपियंस में क्योंकि वो पहले से एक्सपोज होते आ रहे थे इन पैथोजेंस को, तो यूरोपियंस में एक इम्यूनिटी बिल्डअप हो गया था। बट हवाई के लोगों के लिए पैथोजेंस नए थे। दे वर नेवर एक्सपोज टू दीज पैथोजेंस। जो यूरोपियंस के स्किन के ऊपर, बॉडी पे जो पैथोजेंस थे, पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ये नए थे हवाई के पॉपुलेशन के लिए। वो लोग कभी एक्सपोज नहीं हुए थे क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम सम यूरोपियन वाज कमिंग इनटू द आइलैंड, ठीक है। कैप्टन कुक एंड हिज मेन इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस एंड सिफिलिस पैथोजेंस टू हवाई। तो फ्लू तो पता ही है आपको, नॉर्मल सर्दी जैसी होता है। ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी डिजीज होता है जिसमें आप बहुत खांसते रहते हो एंड यू स्टार्ट ब्लीडिंग, मतलब इतना ज़्यादा आपको कफ होता है, यू स्टार्ट ब्लीडिंग एंड इट्स वेरी कंटेजियस, बहुत जल्दी फैलता है थ्रू एयर, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज होता है। एंड उसके अलावा सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सिफिलिस होता है वो यूजुअली सेक्सुअल ऑर्गन्स के आसपास उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स सिफिलिस फैलता है। सिफिलिस का जो पैथोजन होता है वो फैलता है। सो दीज आर द 3 डिजीजेस जो यूरोपियंस के थ्रू पैथोजेंस हवाई तक पहुंचे और हवाई में उसके बाद लोगों में फैल गया। सब्सिक्वेंट यूरोपियन विजिटर्स एडेड टाइफॉइड एंड स्मॉल पॉक्स। तो टाइफॉइड भी एंड स्मॉल पॉक्स तो हम सुन ही रहे हैं। तो ये दोनों डिजीजेस भी यूरोपियंस के थ्रू ही हवाई में पहुंचे। By 1853, only 70,000 survivors remained in Hawaii. तो 75 years के अंदर जस्ट 70,000 सर्वाइवर्स ही बचे थे हवाई में। जस्ट इमेजिन, जब कैप्टन कुक पहुंचे थे तब करीब 500,000 पीपल रहते थे। 500,000 पीपल, 5 लाख लोग रहते थे। एंड विद इन 75 years बस 70,000 सर्वाइवर्स बचे थे। 4,30,000 लोग विद इन 75 years दे वर गॉन बिकॉज ऑफ दीज डिजीजेस। जस्ट इमेजिन करो पॉपुलेशन ग्राफ किस तरह से, कितना ड्रास्टिकली गिरा होगा। Epidemics continued to kill tens of millions of people well into the 20th century. In January 1918, soldiers in the trenches of northern France began dying in their thousands from a particularly virulent strain of flu nicknamed the Spanish flu. तो ये अब उसकी बात तो हो गई। खैर हवाई में बहुत बुरा हाल हुआ, मैंने बताया 5 लाख से सीधा 70,000 आ गया पॉपुलेशन। फिर वर्ल्ड वॉर के वक्त तो चल रहा था, बहुत लड़ाई वड़ाई चल रही थी। लड़ाई के वक्त इतना हाइजीन नहीं रहता,
लड़ाई के वक्त जब ऐसे वर्ल्ड वॉर लाइक या एनी वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो सोल्जर्स बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में लड़ते हैं, ट्रेंचेस में डे आफ्टर डे बिना नहाए, एकदम बेयर मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड मिलता है उन लोग को, बस चावल और कुछ भी खा लिए कैसे भी करके, पेट में कुछ रहना चाहिए क्योंकि आपकी उंगली ट्रिगर पे रहनी चाहिए। आप वहाँ बैठ के पार्टी करने नहीं बैठे हो कि चलो चावल मटन दाल सब्जी सब कुछ खाएंगे। बैलेंस डाइट, यू कैन नॉट really expect to have balanced diet when you are at war with another country। बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस होते थे ट्रेंचेस में, बहुतों का तबीयत खराब हो रहे, वहीं पे उल्टी वहीं पे पॉटी, तो बहुत बुरा हाल। मतलब तो ऐसे अनहाइजीनिक कंडीशंस में प्लस नहाने धोने का कोई हिसाब किताब ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि स्विमिंग पूल है जाके आराम से वहाँ स्विम कर लिए या वॉशरूम है वॉशरूम में नहा लिए, वहीं पे मैदान में ही कहीं पे नेचर्स कॉल अटेंड कर रहे हैं, वही कपड़ा हफ्ते हफ्ते पहन के निकाल रहे हैं, एंड बाजू में ही डेड बॉडीज भी हीप्ड है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन, राइट। तो वॉर में बहुत ही बुरा हाल होता है सोल्जर्स का, इतना सुखी हाल नहीं होता है जैसे हम टीवी में मूवीज में देखते हैं ना कि हीरो जा रहा है एंड करके मशीन गन चला रहा है और उसके डोले शोले दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बस ब्लड का मार्क, इधर एक ब्लड का मार्क। तो उतना हीरोइक सिचुएशन नहीं होता है वॉर में। वॉर में सिचुएशन बहुत बुरा हाल होता है, बदतर होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि आर्मीज फ्रंट में तो चली जाती है पुश करते करते, बट पीछे से फिर जो एनिमी है वो उनका सप्लाई लाइन कट कर देता है, या फिर ड्यू टू सम फेलियर गवर्नमेंट उनको सप्लाईज भेज नहीं पाती, जैसे रशियन आर्मी के साथ हुआ रशिया यूक्रेन वॉर में। फ्रंट में तो चले गए वो टैंक्स लेके और सब कुछ लेके कि हाँ विल जस्ट क्रश द यूक्रेनियंस, बट उसके बाद रशियन गवर्नमेंट उनको पीछे से सपोर्ट नहीं कर पाया। तो हुआ क्या, उसमें जो लोग गए थे उनका खाना खत्म हो गया, उनका पेट्रोल डीजल जो भी चाहिए टैंक्स चलाने के लिए, जीप्स चलाने के लिए, वो सब खत्म हो गया। अब कैसे सरवाइव करें? वहां पे जो यूक्रेन के शहरों में वैसे ही कब्रिस्तान बन चुका है यूक्रेन के शहर, तो उन शहरों में जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं उन्हीं को गोली मार के उसी को उस मीट को लेके रोस्ट करके खाना पड़ रहा है, या फिर कहीं पे अगर कोई बड़ा जानवर मरा पड़ा है तो उसी का थोड़ा सा अगर मीट सड़ा नहीं है तो वही खाना पड़ रहा है। ये हालत है सोल्जर्स का, रशियन सोल्जर्स का। आप जस्ट इमेजिन करो, आपको कुत्ते बिल्ली मार के खाने पड़ रहे हैं क्योंकि आपका सप्लाई लाइन जो है वो कट हो चुका है पीछे से। यू आर नॉट एबल टू ड्राइव योर टैंक्स एंड जीप्स जो लेके आप घुसे थे, आप बंदूकें नहीं चला पा रहे हो क्योंकि आपका एम्यूनिशन खत्म हो चुका है, आपका डीजल पेट्रोल सब खत्म हो चुका है, आपका पानी का सप्लाई भी हो सकता है खत्म हो चुका है, आप पॉल्यूटेड किसी नदी या फिर किसी लेक वेक से ही पानी लेके पी रहे हो। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन में सोल्जर्स लड़ते हैं। वो जो जैसे वॉर मूवी आया था हमारे बॉलीवुड का, ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ यहाँ से डोले दिखा रहे और ऐसे ऐसे मशीन गन चला रहे, उतना हीरोइक सिचुएशन नहीं होता है। दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, तो आई मस्ट नॉट से उतना हीरोइक सिचुएशन नहीं होता है। आफ्टर ऑल उतना फिल्मी सिचुएशन नहीं होता है, आई शुड से कि रियल वॉर में उतना फिल्मी सिचुएशन नहीं होता है। हीरोइक तो ऑब्वियसली ये ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ क्या है सोल्जर्स के सामने, कुछ भी नहीं है, ये तो रील के हीरो है बस। बट अदरवाइज आई शुड नॉट यूज द वर्ड हीरोइक। हीरोइज्म तो दिखता है ऑब्वियसली वॉर में, बट उतना फिल्मी सिचुएशन नहीं होता। आई शुड रीफ्रेस माई सेंटेंस, सॉरी फॉर दैट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो 1918 की बात है। सोल्जर्स इन द ट्रेंचेस ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस बिगैन डाइंग इन देयर थाउजेंड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलरली विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ फ्लू। एक फ्लू फैल गया ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस क्या होते हैं? जो मिट्टी में खोद के लंबे लंबे, मैं आपको ट्रेंच दिखाता हूँ जो वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाए गए थे।
ट्रेंच वॉर इन वर्ल्ड वॉर। ये देखिए, ये होते थे ट्रेंचेस। आपको दिख रहा है, गड्ढा खुदा हुआ है, लंबा, काफी लंबा गड्ढा खुदा हुआ, और उसके अंदर छुप के सोल्जर्स बैठे हुए हैं। ये इसलिए किया जाता था ताकि एनिमी जब सामने से आ रहा है, एनिमी आ रहा है सामने से, तो एनिमी को ये सोल्जर्स ना दिखे। इनका जो हेलमेट है, इनका जो बॉडी है, ये पूरा गड्ढे के अंदर है, बट ये सोल्जर्स एनिमी को पेरिस्कोप के थ्रू देखते थे एंड अचानक से उठ के टारगेट किए, शूट किए और वापस नीचे छुप गए। आ रहे समझ में? तो एनिमी को सोल्जर्स नहीं दिखेंगे। एनिमी जो भी बुलेट चलाएगा वो ग्राउंड पे लगेगा, क्योंकि सोल्जर्स गड्ढा बना के ग्राउंड के नीचे घुसे हुए हैं। लेकिन जो सोल्जर्स है वो एनिमी को जरूर शूट कर सकते हैं, क्योंकि एनिमी ने गड्ढा नहीं बनाया, एनिमी इज वॉकिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड। आ रहा है समझ में? तो दैट्स द स्ट्रैटेजी बिहाइंड अ ट्रेंच। तो ट्रेंच वॉरफेयर उस वक्त बहुत चला था। मैं आपको और कुछ ट्रेंचेस दिखाता हूं। ये देखिए, दिख रहा है, गन्स लेके सोल्जर्स तैनात है एंड ठीक ठाक डेप्थ है, आप देख सकते हैं इसमें ठीक ठाक डेप्थ है। तो कई बार जब सीवियर वॉर होता था, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस सोल्जर को देख सकते हैं आप, दिख रहा है? तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, यहीं पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा एक सोल्जर सोया पड़ा है, दो सोल्जर सोए पड़े हैं, एक के बूट्स दिख रहे हैं और दूसरा पता नहीं सोया पड़ा है या फिर डेड है, आई डोंट नो। आई कैन सी 3 सोल्जर्स हियर जो नीचे लेटे हुए मोस्ट प्रोबेबली, और जो ये सोल्जर है गन लेके जो है ये वॉच पे है कि सामने से कोई एनिमी तो नहीं आ रहा है। इस तरह का होता था ट्रेंच। आप जस्ट इमेजिन करो ऐसे कंडीशंस में, आप इनके कपड़े देख ही पा रहे हो कितने मैले हैं, कितने गंदे हैं। हमेशा ना आर्मी का जो कैमोफ्लेज कॉम्बैट यूनिफॉर्म होता है वो हमेशा इस्त्री किया हुआ एंड साफ सुथरा नहीं होता। तो वो तो बस जब शाहरुख खान आर्मी का कैमोफ्लेज पहनते हैं तब वो वैसे होता है, यहाँ तक फोल्ड करके और ऊपर वाला बटन खोल के, विदाउट हेलमेट, बाल लहराते हुए, रॉयल एनफील्ड में चलते हुए। वो फिल्मों में ही होता है, रियल वॉर लाइक सिचुएशन में वो चीज़ नहीं हो पाता है। बट एनीवेज, अगेन फार फ्रॉम रियलिटी, दैट इज व्हाट अपील्स टू अस, राइट? हमको अगर गंदगी दिखा दी है, किस गंदगी में उनको ट्रेन किया जाता है और किस गंदगी में उनको सरवाइव करना सिखाया जाता है, क्या क्या खाना सिखाया जाता है, तो शायद हम अपने बच्चों को शायद आर्मी भेजने से कतराएंगे। अरे बाप रे बाप, इतना डिफिकल्ट लाइफ। तो हमें अच्छा वाला पार्ट दिखाया जाता है, बट उनकी ट्रेनिंग, व्हाट आई नो इज, आई थिंक इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैंने किसी तो डॉक्यूमेंट्री में देखा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड खूनी नाला, एंड वहाँ पे गटर में से सोल्जर्स को क्रॉल कराया जाता है उनका साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने के लिए। आप जब वॉर लाइक सिचुएशन में हो, यू कैन नॉट से ची, ओ माई गॉड इट्स सो अनहाइजीनिक, यू कैन नॉट से दिस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू से दिस। तो उनका वो साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने के लिए ऐसा कुछ भी होता है, गटर के अंदर क्रॉल कराया जाता है, जहां पे ह्यूमन सीवरेज आ रहा होता है, बाथरूम वाला, टॉयलेट वाला पानी जहां से फ्लो आउट करता है, उधर क्रॉल कराया जाता है। तो दीज मैन आर रियली हार्डन्ड, बाहर से भी अंदर से भी, साइकोलॉजिकली भी, ठीक है? दैट्स हाउ दे सर्वाइव इन सच डिफिकल्ट सिचुएशंस। एनीवेज, तो इनमें आर्मी के ये सोल्जर्स में, फ्रेंच आर्मी के सोल्जर्स में नॉर्दर्न फ्रांस में एक पर्टिकुलर फ्लू फैलने लगा, which was called the Spanish flu, nicknamed the Spanish flu. The front line was the end point of the most efficient global supply network the world had hitherto seen.
Men and munitions were pouring in from Britain, US, India and Australia. तो ऑब्वियसली आपको पता है उस वक्त इंडिया भी ब्रिटिश रूल के अंडर में था, एंड द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द यूएस आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस, ये सब एक साथ लड़ रहे थे जर्मनी के साथ, राइट। तो सप्लाई नेटवर्क तो टॉप क्लास था, चारों तरफ से एम्यूनिशंस, वेपन्स, सब कुछ जा रहा था वहां पे। ऑयल वॉज सेंट फ्रॉम द मिडल ईस्ट, तो डीजल पेट्रोल की जो जरूरत पड़ती है वो मिडल ईस्ट से जा रहा था। ग्रेन एंड बीफ फ्रॉम अर्जेंटीना, तो चावल और बीफ वगैरह काफ़ी यूरोपियंस खाते हैं, तो वो भी जाता था, पूरा फ्रंट लाइन तक जाता था। रबर फ्रॉम मलाया, that's Malaysia, and copper from Congo. In exchange they all got Spanish flu. तो सामान तो जा रहा था, बट जो लोग सामान पहुंचा रहे थे इन सोल्जर्स को, समझ रहे हो, मतलब सोल्जर्स फ्रंट पे है, लड़ रहे हैं जर्मनी के साथ ट्रेंच के अंदर। अब इन सोल्जर्स तक रात को सामान पहुंचाया जाता था कि ये लो आपका खाना, ये लो आपका जो भी गोला बारूद जो भी चाहिए, मेडिकल सप्लाईज, डीजल, पेट्रोल। तो जो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, सप्लाई चेन में जो काम करते थे इन सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए, वो लोग यूजुअली रात को जाते थे, क्योंकि रात को यूजुअली वॉर थोड़ा ठंडा होता था उस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर दिन में ही विजिबिलिटी होता था। उस वक्त इतना अच्छा विजिबिलिटी टेक्नोलॉजी नहीं था कि रात को आप इंफ्रारेड लगा के आप मार रहे हो, वो चीज़ नहीं था। तो दिन में ज़्यादा इंटेंस होता था वॉर, रात को ठंडा हो जाता था क्योंकि अंधेरा होता था। एंड उस अंधेरे का फ़ायदा उठा के लोग सप्लाई मटेरियल, जो ये एम्यूनिशंस, फूड, ऑयल, ये सारा ये सप्लाई जो है ये करते थे। तो जो ट्रांसपोर्ट करते थे उन तक आ गया ये स्पेनिश फ्लू। सोल्जर्स में हुआ पहले, हजारों में मरने लगे सोल्जर्स ट्रेंचेस में। तो उसके बाद जो मेडिकल सप्लाई कर रहे थे या एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे थे, समहाउ सोल्जर्स से उनमें फैला, ट्रांसपोर्टेशन वालों में, और ट्रांसपोर्टेशन वाले सामान देके वापस आते थे शहरों में नेक्स्ट बैच ऑफ सामान ले जाने के लिए। तो शहरों में भी फैल गया, और शहर में तो ट्रेड एंड कॉमर्स चलता ही रहता था। तो एक शहर से दूसरा शहर, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरह से पूरे वर्ल्ड में स्पेनिश फ्लू फैल गया। A third of the global population, within a few months, about 500 million people, 50 करोड़ लोग, a third of the global population, उस वक्त 1.5-2 करोड़ के आसपास पूरा ग्लोब का पॉपुलेशन था, came down with the virus. आप समझ रहे हो, मतलब 1/3 लोगों को पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन में स्पेनिश फ्लू हो गया। शायद आपके भी किसी एंसेस्टर को हुआ हो स्पेनिश फ्लू। In India, it killed 5% of the population. इंडिया में 5% ऑफ पॉपुलेशन को मार दिया, 15 मिलियन पीपल, 1.5 करोड़ लोगों को मार दिया स्पेनिश फ्लू ने। जस्ट इमेजिन, कोविड से कितना बड़ा था। टोटल कोविड में कितना डेथ हुआ है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। I think it's in lakhs. Total COVID deaths in India. Let me check. अब ये modified figure भी हो सकता है, क्योंकि obviously गवर्नमेंट सब कुछ आउट तो नहीं करता है, but let's see. India recorded 5,31,794 coronavirus deaths since the epidemic began, according to World Health Organization. Okay, तो 5,31,000 डेथ्स हुए हैं कोविड में। हमने देखा है कोविड का क्या हाल हुआ था। एक टाइम आया था जब फोन में व्हाट्सएप खोलने से हेजिटेशन करना पड़ता था, यार पता नहीं यार किसका फिर मैसेज आ जाएगा कि ये चल बसे, वो चल बसे। ऐसा टाइम देखा है हमने, आपको याद होगा फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में बस 5 लाख लोग मरे थे। स्पेनिश फ्लू में
1.5 करोड़ लोग मरे थे। मतलब कोविड में जितने मरे हैं उसका 30 टाइम्स ज्यादा लोग सिर्फ इंडिया में मरे थे उस वक्त। ठीक है, चलो On the island of Tahiti, 14% died. On Samoa, 20% died. In the copper mines of Congo, 1 out of 5 laborers perished. Congo से कॉपर आता था और बाकी जगहों से भी बहुत कुछ जाता था यूरोपियन वहां पे वर्ल्ड वॉर के साइड में। तो altogether the pandemic killed between 50 million and 100 million people in less than a year. 50 million, अब सोच रहे हो 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, 50 मिलियन 5 करोड़ लोग टोटल मर चुके थे। 100 मिलियन पीपल इन लेस देन अ ईयर, 10 करोड़ लोग एक साल के अंदर, 5 से 10 करोड़ के बीच में कुछ मारे गए थे स्पेनिश फ्लू में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किल्ड 40 मिलियन फ्रॉम 1914 टू 1918। अब आप सोचो, वर्ल्ड वॉर बहुत विभत्स वॉर था और बहुत ट्रेजेडीज हुई थी और ये वो हम काफी कुछ पढ़ते हैं। 4 करोड़ लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर में, 40 मिलियन 5 साल में 4 करोड़ लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर में। उसी दौरान एक साल के अंदर 1918, एक साल के अंदर 10 करोड़ लोग सिर्फ एपिडेमिक से मारे गए। जस्ट एब्जॉर्ब दिस फैक्ट। वर्ल्ड वॉर में गोली खा के या बम फूट के जितने लोग मरे थे उसके 2.5 गुना ज्यादा लोग एक साल में एक एपिडेमिक में निपट गए। That was the scale of Spanish flu. Alongside such epidemical tsunamis that struck humankind every few decades, हर कुछ डिकेड में ऐसे एपिडेमिक्स आते रहते हैं। People also faced smaller but more regular waves of infectious diseases. ये तो बड़े एपिडेमिक्स थे, स्पेनिश फ्लू, ब्लैक डेथ और जो भी ये सब स्मॉल पॉक्स वगैरह, ये तो बड़े लेवल के एपिडेमिक्स थे। छोटे छोटे डिजीजेस के जिसमें इतने ज्यादा लोग नहीं मरते बट काफी लोग मरते हैं, दैट्स ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे डिजीजेस के वेव्स आते रहते हैं which killed millions every year. Children who lacked immunity were particularly susceptible to them. Hence they are often called childhood diseases. तो बच्चों को ऐसे डिजीजेस ज्यादा होती है। Until the early 20th century, about a third of children died before reaching adulthood from a combination of malnutrition and diseases. अब सोचो, early 20th century तक, मतलब आज से 100 साल पहले तक, करीब करीब 3 में से, पूरे ग्लोबली हर 3 में से एक बच्चा या तो मालन्यूट्रिशन या तो किसी डिजीज के कारण निपट जाता था। 3 में से 2 बच्चे बचते थे, एक खत्म। आपने भी सुना होगा पहले जमाने में, जैसे दादा नाना परदादा के जमाने में आपने सुना होगा दादाजी के बड़े भाई बहुत कम एज में निपट गए थे, नाना जी के छोटे भाई बहुत कम एज में किसी डिजीज से निपट गए थे, या फिर परदादा जी के की छोटी बहन किसी डिजीज से बहुत कम एज में डेथ हो गई थी उनकी। तो ऐसे अक्सर सुनने को मिलता है जो कि आज के डेट में उतना नहीं मिलता कि उसका भाई, इसकी बहन, उसका कोई किसी डिजीज के कारण डेथ हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। So during the last century, humankind became ever more vulnerable to epidemics due to a combination of growing population and better transport. अब ये तो स्पेनिश फ्लू और ये सब था बहुत पहले जमाने का, आज से 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले का। आज के दिन में 2 फैक्टर्स ने हमें बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना दिया है एपिडेमिक्स को। वन इज ग्रोइंग पॉपुलेशन, द सेकेंड इज रैपिड ट्रांसपोर्ट। फ्लाइट में आप 20 घंटे में यहां से अर्थ के दूसरे डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर में पहुंच सकते हो यूएस में,
18 घंटे के अंदर, 19 घंटे के अंदर, प्लस पॉपुलेशन 850 करोड़ के आसपास है ग्लोबल पॉपुलेशन, उसमें इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलस 140 करोड़। आप जस्ट इमेजिन करो, कोई अगर बहुत भयावह वायरस या बैक्टीरिया आया इंडिया में जिसका कि विरुलेंस बहुत स्ट्रांग है, जो सीधा जो फैटेलिटी रेट होता है दैट इज मे बी 50% 60% की, अगर 10 लोगों को हुआ तो उनमें 5 या 6 तो गए काम से। अगर इस तरह का कोई वायरस इंडिया जैसे पॉपुलेशन के ऊपर अचानक से आ पड़ा, क्या सिचुएशन होगा? गवर्नमेंट्स का क्या रिस्पांस होगा? मतलब क्या उनके हाथों में एट ऑल कुछ होगा, या वो भी हमें बस बोलेंगे कि बस दुआ करो कि आपको ना हो? मतलब डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट सच सिचुएशंस, खासकर इंडिया, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। A modern metropolis such as Tokyo or Kinshasa offers pathogens far richer hunting grounds than medieval Florence or 1520 Tenochtitlan, and the global transport network is today even more efficient than in 1918. वही मैंने जो बोला, better transport and heavily populated cities. और स्पेनिश वायरस कैन मेक इट्स वे टू कॉन्गो और ताहिती इन लेस देन 24 आवर्स। तो उस वक्त तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए टाइम लगता था, एटलीस्ट आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता का वॉयज करना पड़ेगा, फिर कोई पहुंचेगा इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में। मतलब मान लो जैसे कॉन्गो अफ्रीका में है एंड आपका जो स्पेनिश फ्लू था वो जनरेट हुआ था फ्रांस में, तो फ्रांस से अफ्रीका पहुंचने में आपको 1-1.5 महीना लगेगा, धीरे धीरे फैलता था। आज के डेट में लेस देन 24 आवर्स में आप फ्रांस से कॉन्गो पहुंच सकते हो। We should therefore have expected to live in an epidemiological hell with one deadly plague after another. तो ऐसे अगर पॉपुलेशन और ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो अभी तक दुनिया एक एपिडेमिक इन्फेस्टेड हेल बन गया रहता है। हर जगह एपिडेमिक्स, हर जगह एपिडेमिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग पीपल डाइंग, तो वैसे टाइप का सीन हो गया रहता। However, both the incidence and impact of epidemics have gone down dramatically. अभी तक जिस तरह से तो पॉपुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, एपिडेमिक्स बहुत कॉमन हो गया रहता, बट समहाउ एपिडेमिक्स के कारण जो इम्पैक्ट होता है वो काफी कम हो चुका है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। मैं फिर से बता दूं, ये बुक 2015 में लिखा हुआ है बिफोर कोविड, सो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। Less than 5% of children die before reaching adulthood. In the developed world, the rate is less than 1%. मतलब आज पहले जैसे 3 में से 1 मर जाता था, ऑलमोस्ट 33% बच्चे मर जाते थे एडल्ट होने से पहले ड्यू टू डिजीज या माल न्यूट्रिशन। आज के डेट में वो 33% से कम होते 1%, 4%, 5% रह गया है। अफ्रीका वगैरह में होगा शायद 5%, अदरवाइज यूएस यूरोप में 100 में से 1 बच्चा शायद एडल्टहुड पहुंचने से पहले ही उसका डेथ हो जाता है। अदरवाइज मोस्टली ज्यादातर बच्चे एडल्टहुड तक पहुंचते हैं। इन पर्टिकुलर ग्लोबल चाइल्ड मोर्टेलिटी इज एट एन ऑल टाइम लो। This miracle is due to unprecedented achievements of 20th century medicine, which has provided us with vaccinations, antibiotics, improved hygiene, and a much better medical infrastructure. कैसे हुआ इतना इम्प्रूव कंडीशन? क्योंकि बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास वैक्सीनेशन है, खासकर इंडिया। यार इंडिया ने जिस तरह से कोविड वैक्सीन बना के पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया, दैट वाज वन हेल ऑफ अ, क्या बोलते हैं, एंडीवर, मतलब अमेजिंग एक्ट।
इंडिया को यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मीडिया, ये जंगली लोग, ये हटाओ, अंडर डेवलप्ड गरीब कंट्री, बट यही अंडर डेवलप्ड गरीब कंट्री ने जब वैक्सीन का मतलब क्या बोलते हैं, फ्लड कर दिया वैक्सीन से मार्केट को, कोविड वैक्सीन से, तब सब लोग समझे नहीं बेटा, गरीब कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री सब एक तरफ है, कोविड का वैक्सीन एक तरफ है. सो आई नो देयर वर मेनी कोविड वैक्सीन बहुत जगह बन चुका था, लेकिन सबके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं. कोवैक्सीन जो मैंने भी लगाया है, अभी तक तो कुछ एज सच साइड इफेक्ट दिखा नहीं. हाँ, इस पे बहुत पॉलिटिक्स होता है, मीडिया में प्रोपोगंडाज होते हैं वैक्सीन्स को लेके. अभी तक आई थिंक कोवैक्सीन वाज अ सेफ वैक्सीन. अभी कोविशील्ड पे भी कुछ सवाल उठे हैं, आई एम नॉट श्योर वो कितना है. मतलब इसमें बहुत प्रोपोगंडा एंड फॉल्स नैरेटिव एंड फेक न्यूज़ वगैरह होता है, तो डोंट जस्ट जंप टू कंक्लूजन्स. बट इंडिया ने जो वैक्सीन का सपोर्ट दिया पूरे वर्ल्ड को अगेंस्ट कोविड, दैट वाज समथिंग. आगे बढ़ते हैं. For example, a global campaign of smallpox vaccination was so successful that in 1979 the World Health Organization declared that humanity had won and that smallpox had been completely eradicated. तो ये smallpox भी जो डिजीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात भी किया था, मैंने आप लोगों को शायद दिखाया भी था, शरीर में दाने दाने हो जाते हैं. तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन आया एंड उसके कारण से इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इतने लोगों ने वैक्सीनेशन लिया और धीरे धीरे वो जो वायरस है वो ऑलमोस्ट मिट गया सरफेस ऑफ द प्लैनेट से. तो WHO ने 1979 में WHO ने फाइनली ये कहा कि यस, इंसान जीत गए, स्मॉल पॉक्स वायरस हार गया. It was the first epidemic humans had ever managed to wipe off the face of the earth. दुनिया से हटा दिया, गायब कर दिया. In 1967, smallpox had still infected 15 million people and killed 2 million of them. But in 2014, not a single person was either infected or killed by smallpox. पूरे दुनिया में 2014 में एक सिंगल इंसान को smallpox नहीं हुआ, ना इन्फेक्शन हुआ, ना ही कोई डेथ हुआ. The victory had been so complete that today the WHO has stopped vaccinating humans against smallpox. मतलब इतना सक्सेसफुल स्टोरी रहा अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कि आज के डेट में WHO बोल दिया और लोगों को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वायरस रहा ही नहीं है. Every few years we are alarmed by the outbreak of some potential new plague such as SARS in 2002 and 2003, bird flu in 2005, swine flu in 2009-10 and Ebola in 2014. ये कुछ छोटे छोटे एपिडेमिक्स रहे हैं जो 1 या 2 या 3 देशों में फैले हैं. कैजुअलिटीज भी हुई है, डेथ्स भी हुई है, लेकिन ये पूरे ग्लोबल स्केल में नहीं फैले लाइक कोविड. इसमें कोविड का मेंशन नहीं है, 2015 में लिखा गया बुक. Yet thanks to the efficient countermeasures, these incidents have so far resulted in a comparatively small number of victims. कम victims हुए. SARS, for example, initially raised fears of a new Black Death, but eventually ended with the death of less than 1,000 people worldwide. SARS के कारण पहले बोला गया था कि SARS शायद एक दूसरा Black Death जैसा कुछ पैंडेमिक आ रहा है, बट मतलब ग्लोबली 1,000 लोगों से कम डेथ हुआ SARS के कारण. रेस्पिरेटरी डिजीज तक काफ़ी हद तक कोविड जैसा ही होता है SARS. The Ebola outbreak, अफ्रीका में बहुत है ये. In West Africa seemed at first to spiral out of control, and on 26 September 2014, the WHO described it as the most severe public health emergency seen in modern times. Ebola भी स्टार्टिंग में लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो ख़त्म कर देगा दुनिया, बट the WHO ने उसको
मोस्ट सीवियर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया था। Nevertheless, by early 2015, the epidemic had been reined in, and in January 2016, WHO declared it over. It infected 30,000 people, killing 11,000 of them. 30,000 में 11,000 मार दिया यार। Almost 38% के आसपास fatality rate, and sent shockwaves of anxiety across the world. But it did not spread beyond West Africa. West Africa के बाहर नहीं फैल पाया, वहीं पे करीब 11,000 लोग मारे गए, and its death toll was nowhere near the scale of the Spanish flu or the Mexican smallpox epidemic. अब 11,000 लोग और कहाँ पे 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग, 10 करोड़, इनफैक्ट ग्लोबली 10 करोड़ स्पेनिश फ्लू में, है ना। तो उस हिसाब से तो काफ़ी कम है। हालांकि कोविड में 5 लाख लोग इंडिया में मारे गए, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक द नंबर शुड बी अराउंड 1 करोड़ के आसपास होगा शायद, आई एम नॉट श्योर। तो काफ़ी हद तक हम लोग नंबर ऑफ डेथ्स को कंट्रोल कर पाए हैं थ्रू आवर वैक्सीनेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स। बट आज के डेट में भी डर है। हमने देखा 3-4 साल पहले कि पैंडेमिक क्या होता है। वो तो गनीमत है कि कोविड में धीरे धीरे हमने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया। उसका जो विरुलेंस था, उसका जो फैटेलिटी रेट था, वो बहुत ज्यादा नहीं था। काफी लोग, वी लॉस्ट मेनी ऑफ आवर फेलो सिटीजन्स, फेलो ह्यूमंस, बट काफी हद तक हम लड़ पाए उससे। लेकिन अब फ्यूचर में क्या डिजीजेस आने वाले हैं उनके बारे में हमें नहीं पता। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में I'll also discuss about this disease called disease X. तो एंड पैंडेमिक्स में, एपिडेमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, कमेंट जब करते हो ना, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स विच आई एम गेटिंग इज नाइस कंटेंट एंड गुड वर्क ब्रो, गुड जॉब एंड ऑल दैट स्टफ। या इट हेल्प्स मी, ऑब्वियसली इट encourages me, it feels good. बट कमेंट में ना, व्हाट आई विश इज, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बुक पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ। आई एम अ टीचर, मेरा काम है बुक पढ़ के समझाना, तो मैं वही कर रहा हूँ। एंड व्हाट आई विश फ्रॉम यू ऑल इज कि स्टार्ट कमेंटिंग ऑन द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट। लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। बात करेंगे लोग, तभी इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस फैलेगा। हम अपने आप को एक बेहतर एंड वाइज स्पीशीज की तरह इवॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे बाकी वीडियोस भी जो भी देख रहे हो उसमें भी ट्राई करो कि या आई नो गुड कंटेंट एंड गुड जो भी है, ठीक है, गुड, इट हेल्प्स मी, बट थोड़ा कन्वर्सेशन करते हैं ना थोड़ा कमेंट्स में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।